हमें ये शुरुआत से ही पढ़ाया गया है कि न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रही ग्रेविटी का पता लगा सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला में अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास 0 हुआ तो ग्रेविटी की वैल्यू भी 0 आएगी। यानी इस लॉ के मुताबिक ग्रेविटी सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर काम करती है जिनका कुछ न कुछ मास यानी द्रव्यमान हो। मतलब ग्रेविटी मासलेस ऑब्जेक्ट्स पर काम नहीं करती। उन्हीं मासलेस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं फोटॉन्स। ये तो आपको पता ही होगा कि लाइट फोटोन पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, यानी उसका भी मास 0 होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक लाइट पर भी ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो कैसे ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद लाइट बाहर नहीं आ पाती, और क्यों ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसे फिनोमेना जिनमें ग्रेविटी के प्रभाव से लाइट बेंड हो जाती है हो पाते हैं। तो फिर क्या न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गलत है? और अगर ये गलत है तो कौन सा लॉ हमें ग्रेविटी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन बताता है? ये काफ़ी डाउटफुल और मिसकंसेप्शनल टॉपिक है। साथ ही इस टॉपिक को समझना उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो इस टॉपिक को डिटेल और इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सेलेस्टियल स्पेस, और आइए समझते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। इस टॉपिक को समझने के लिए हम न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का न इस्तेमाल करते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ हमें वैल्यू देता है, ग्रेविटी काम कैसे करती है ये नहीं बताता। साथ ही ये वैल्यू भी अप्रोक्स देता है। सिंपल ग्रेविटी के सीन में तो ये अप्रोक्स वैल्यू देकर काम चला देता है। इसीलिए इसे आज भी मून मिशन, मार्स मिशन जैसे सिंपल ग्रेविटी के सिनेरियो में यूज किया जाता है, क्योंकि इन केसेस में इसकी वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स ग्रेविटी का सिनेरियो आती है, जैसे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार के बेहद नज़दीक वाले प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी की ग्रेविटी, तो इसके द्वारा बताई गई वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलती है? तो इसका आंसर है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसने अभी तक लगभग सभी केसेस में एकदम सटीक काम किया है। साथ ही हमें ग्रेविटी का बिहेवियर और काम करने के तरीके को भी बताती है। इसके मुताबिक हर वो चीज़ जिसमें मास हो या फिर एनर्जी हो, वो स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करता है, यानी नीचे की ओर धंसाता है, जिसके कारण उससे गुजरने वाले हर एक ऑब्जेक्ट या एनर्जी हो उस पर दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाई गई ढलान का प्रभाव पड़ेगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक चादर में कोई भी बॉल रखी जाएगी तो उस चादर को थोड़ा सा नीचे की ओर धंसा देगी। अब उसी चादर बॉल रखी जाएगी, जिससे होगा ये कि कम मास वाली बॉल ज़्यादा मास वाली बॉल की ओर खिसकती हुई जाने लगेगी, और हमें ये लगेगा कि भारी बॉल हल्की बॉल को नीचे की ओर खींच रही है। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ये बताती है कि किसी भी बॉडी के द्वारा स्पेस टाइम फैब्रिक में बनाए गए ढलान के कारण उत्पन्न हुए खिंचाव को ही ग्रेविटी कहते हैं। अब भले ही लाइट में मास ना हो, लेकिन इसमें एनर्जी मौजूद होती है, और हर बॉडी जिसमें मास या एनर्जी हो उस पर ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए लाइट और फोटॉन्स पर भी ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है। आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।